नमस्कार, मैं प्रोफेसर श्यामदेव मिश्र, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर जयपुर में ज्योतिष विभाग का अध्यक्ष एवं आचार्य। मित्रों, आप सभी को स्वतंत्रता के अमृत जयंती, अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हम स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाने जा रहे हैं। चूँकि मैं ज्योतिष शास्त्र का अध्येता हूँ, इसलिए मेरा विषय ज्योतिष से संबंधित ही रहेगा। तब एक यह भी बात है कि ज्योतिष शास्त्र शुरू से ही, स्वतंत्रता के समय से ही या स्वतंत्रोत्तर भारत में आरंभ से ही चर्चा का विषय रहा है ज्योतिष शास्त्र। और चर्चा का विषय क्यों ना हो, क्योंकि जब स्वतंत्र भारत की कुंडली का निर्माण हुआ, मतलब ये कि कुंडली के बारे में आप जानते ही होंगे आप सब, कि काल विशेष के आधार पर ग्रहों का आकाशीय नक्शा खींचा जाता है। तो भारत 15 अगस्त 1947 को रात्रि में ठीक 12 बजे स्वतंत्र हुआ। अब यह जो ऐसा ही क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या है, हेतु क्या है? तो इसके पीछे हेतु है ज्योतिषीय। तो मित्रों, जो ज्योतिष शास्त्र के विषय में अगर मैं अपनी बात कहूँ, तो संस्कृत वाङ्मय की समृद्धि और उसकी वैज्ञानिकता, इनमें उसकी वैज्ञानिकता की प्रतिष्ठा में ज्योतिष शास्त्र की महती भूमिका रही है। आप जानते हैं कि वेदांग होने के कारण ज्योतिष शास्त्र की वेद से उत्पत्ति मानी गई है। ज्योतिष को वेद पुरुष का नेत्र कहा जाता है। वेदस्य निर्मलं चक्षुः ज्योतिष शास्त्रम अकल्मषम्, ऐसा नारद ऋषि कह रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ऋग्वेद हुआ, तैत्तरीय उपनिषद हैं, मैत्रायणी संहिताएं हैं, अथर्व संहिता है, और ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण इत्यादि ग्रंथों में ज्योतिष का बड़े विस्तार से उल्लेख हुआ है। ज्योतिषीय, अच्छा, वहाँ जो ज्योतिषीय नियम, चाहे सूत्र चाहे अवधारणाएं हैं, वो प्रकीर्ण अवस्था में हैं। तो कहीं पर, और वह कहीं पर अप्रत्यक्षताएं हैं, तो कहीं पर प्रत्यक्ष उनको कहा गया है, कहीं पर संकेत रूप में है। अब प्रश्न एक उसमें कि ये भी आता है कि पहले हम ज्योतिष की अगर हम बात कर लें कि आखिर ऐसा क्यों किया आचार्यों ने कि ज्योतिष जो वैदिक साहित्य है, उस वैदिक साहित्य से इतर ज्योतिष शास्त्र का विकास पर विचार क्यों नहीं किया उस समय। तो उसका कारण यह रहा कि तत्कालीन ऋषि का उद्देश्य किसी शास्त्र विशेष का विकास चाहे पल्लवन कभी नहीं था। उनका लक्ष्य प्रकृति, या यूँ कहें ब्रह्मांड में जीव एवं प्रकृति के संबंध को समझना, उसको समझाना, उसको व्याख्यायित करना और उसके आधार पर प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ की स्तुति गान करना, यही उनका मुख्य विषय था। और इसी क्रम में आप देखेंगे कि जब वो वरुण देवता की आराधना करते हैं, शुनःशेप, तो वो वरुण सूक्त में वरुण की आराधना तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो उसमें अधिमास की भी बात कर देते हैं कि यह वरुण वो है जो 12 मासों के साथ साथ 13वें को भी जानता है। इसी प्रकार से ग्रहण इत्यादि का विचार किया गया है। आप देखेंगे नक्षत्र सूक्त हैं, सूर्य सूक्त इत्यादि, जितने भी कई जो खगोलीय, अस्यवामीय सूक्त है, आपका नासदीय सूक्त है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सब के सब खगोलीय व्याख्याएं हैं, खगोलीय परिप्रेक्ष्य में दिए गए गूढ़ संकेत हैं, जिनका फिर आगे चलकर पल्लवन हुआ, विकास हुआ। अब इसी ज्योतिष के विकास क्रम को अगर आप आगे देखेंगे, तो ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तक आचार्य बताए गए हैं। सूर्यः पितामहो व्यासः, वसिष्ठोत्रिः पराशरः, कश्यपो नारदो गर्गो, मरीचिर्मनुरङ्गिरा, लोमशः पौलिशश्चैव, यवनो भृगुः, शौनकोष्टादशश्चैते ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तकाः। अब इस श्लोक में आप देखेंगे कि 18 आचार्यों का, ज्योतिष के आचार्यों के प्रवर्तकों की बात की गई है,
जिनमें सूर्य हो गए, पितामह हो गए, व्यास हो गए, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमश, पौलिश, च्यवन, यवन, भृगु और शौनक, ये 18 आचार्य ज्योतिष शास्त्र के माने गए, जिन्होंने ये प्रवर्तक रहे, मतलब कि इन्होंने ज्योतिष शास्त्रीय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और फिर आगे चलकर उसका पल्लवन हुआ, विकास हुआ। इसी कारण ज्योतिष शास्त्र का स्वरूप सामने आता है, और वो कैसा स्वरूप आता है कि वह त्रिस्कंधात्मक स्वरूप आता है। इसीलिए नारद संहिता में ऋषि नारद क्या कहते हैं कि सिद्धांत संहिता होरा रूपस्कंधत्रयात्मकम वेदस्य निर्मलं चक्षुः ज्योतिषशास्त्रमकल्मषम, कि यह जो ज्योतिष शास्त्र है यह स्कंधत्रयात्मक यानी 3 टांगों पर टिका हुआ है, जिसे ट्राइपॉड कहते हैं आप। तो ट्राइपॉड पर टिका हुआ है। उसके तीनों टांगे कौन कौन सी हैं? तो एक गणित है, यानी जिसे सिद्धांत बोलते हैं आप, एक फलित है जिसे जातक या होरा भी बोलते हैं, और तीसरा संहिता है। अब जो हमारा प्रकृत विषय है स्वतंत्र भारत की कुंडली, ये संहिता का विषय है। तो संहिता का विषय क्यों है, तो इसको हम जाने। तो संहिता का विषय इसलिए है क्योंकि अब इसको जानने के लिए पहले हम संहिता के लक्षण को देखें। तो संहिता के लक्षण को और संहिता की परिभाषाओं को भी आचार्यों ने बड़े विस्तार से कहा है। मैं एक आचार्य गर्ग की बात कहता हूँ आपसे। कहते हैं कि गणितम जातकम शाखाम यो वेत्ति द्विजपुंगवः त्रिस्कंधो विनिर्दिष्टः संहिता पारगश्च सः। अब देखिए गर्गाचार्य जी ने संहिता को किस तरीके से व्याख्यायित किया है। अब इसके संकेत देखिए, वो क्या कहते हैं, जो द्विज श्रेष्ठ गणित और जातक रूपी शाखा को जानता है वह सही अर्थों में संहिता को जानने वाला है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि भाई गणित भी जाने और जातक भी जाने। गणित से यहाँ अभिप्राय यह है कि देखिए ज्योतिष शास्त्र का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, या ज्योतिष शास्त्र का प्रतिपाद्य क्या है। अगर ज्योतिष शास्त्र के प्रतिपाद्य की हम बात करें तो ग्रहों की नक्षत्रों और राशियों में स्थिति की गणना करना कि अमुक ग्रह, जैसे सूर्य ग्रह इस समय किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, चंद्रमा किस राशि किस नक्षत्र में है, मंगल किस राशि किस नक्षत्र में है, आज कब है, आज या इस समय किस नक्षत्र या राशि में है, यह जानना है। तब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खगोलीय गणनाएं करनी पड़ेंगी। उन खगोलीय गणनाओं के लिए आपको कुछ सिद्धांत निर्धारित करने पड़ेंगे। तो उन सिद्धांतों और गणित का विवेचन ज्योतिष की सिद्धांत स्कंध में या सिद्धांत शाखा में होता है। जब एक बार आपने गणित और सिद्धांत के आधार पर गणना कर लिया, तब क्या आगे क्या, वहाँ पे खगोल शास्त्र मौन हो जाता है। आपका जो वर्तमान का जो एस्ट्रोनॉमी है वो मौन हो जाता है, कहता है नहीं बस हमारा इतना ही काम है कि हम ये जान लें कि अमुक ग्रह किस राशि या नक्षत्र में है। इसके आगे ज्योतिष प्रवृत्त होता है। वो कहता है कि वो जाने तो उसका प्रयोजन भी तो कुछ होना चाहिए हमें जानने का, कि सिर्फ यही जान लिया कि यहाँ इस राशि या इस नक्षत्र में है अमुक ग्रह। अब जैसे कि ग्रहण उदाहरण के लिए ले लीजिए, अब ग्रहण हो रहा है तो किसी राशि विशेष में सूर्य का चाहे चंद्रमा का ग्रहण हो रहा है, तो इतना जान लेना पर्याप्त नहीं है ज्योतिषी के मत में। उसके हिसाब से उस ग्रहण का जो प्रभाव मनुष्य पर हो रहा है, प्राणी मात्र पर हो रहा है, उस प्रभाव का भी विवेचन हमें ही करना पड़ेगा। तो प्रकृति जिसमें आप कह सकते हैं कि ग्रह इत्यादि हैं और प्राणी, इनका तादात्म्य, इनके पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करना, यही ज्योतिष शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। इसी आधार पर उसकी दो अन्य शाखाएं बनी, एक फलित हुआ, एक संहिता हुआ। फलित वह शाखा है जिसमें वैयक्तिक फलादेश होता है। किसी व्यक्ति विशेष का जब जन्म हुआ, उसने कोई प्रश्न किया, उस समय की कुंडली बना लिया आपने, खगोलीय नक्शा बनाया और उसके आधार पर उसका फलादेश किया। ये तो ये हो गया फलित का स्कंध। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो संहिता का स्कंध, जो समष्टिगत फलादेश की बात करता है, यानी किसी देश विशेष पर, ग्राम विशेष पर, नगर में, प्रांत पर ग्रहों के होने वाले स्थिति के कारण होने वाले प्रभाव का अध्ययन, यह संहिता का विषय है। अब जब हम भारत की बात करेंगे तो भारत किसका हुआ, वो क्या वो निश्चित ही सिद्धांत के बगैर तो कार्य चलेगा नहीं, लेकिन वो फलित का विषय नहीं रहा। किसका विषय हो गया, वो संहिता का विषय हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें हमें देश पर होने वाले प्रभाव की बात करते हैं। ठीक, तो
संहिता के विषय को वराहमिहिर कहते हुए कहते हैं कि दिनकरादीनां ग्रहाणां चाराः तेषु च तेषां प्रकृति विकृति प्रमाण वर्ण किरण द्युति संस्थानास्तमयोदय मार्ग मार्गांतर वक्रानुवक्रर्क्ष ग्रह समागम चारादिभिः फलानि नक्षत्र कूर्म विभागेन देशेषु अगस्त्यचारः सप्तर्षिचारः ग्रह भक्तयो प्रतिक्ष इत्यादि इत्यादि एवं क्रमेण। फिर आगे क्या कहते हैं, प्रतिक्षणम अनन्य कर्माभियुक्तेन दैवज्ञेन चिंतयितव्यानि। यह संहिता के विषयों का बड़े विस्तार से उल्लेख बृहद संहिताकार हम दूसरे ही अध्याय में करते हैं, वराहमिहिर कहते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि दिनकरादि नाम ग्रहाणाम चारः, यानी सूर्यादि जो ग्रह हैं वो जब राशियों में, अलग अलग राशियों में, चाहे अलग अलग नक्षत्रों में जब भ्रमण करते हैं, गमन करते हैं, उस समय उनका क्या फल होगा। तो वह जो उनका फल होगा वो उनकी प्रकृति के आधार पर, यानी उनका जो स्वभाव है, प्रत्येक ग्रह का अपना एक स्वभाव है, तो स्वभाव के आधार पर फिर उसमें कोई विकार आ गया है, विकृति, तो विकृति कैसे आएगा। जैसे मान लीजिए बिंब है तो बिंब छोटा बड़ा हो गया, धूमिल हो गया, स्वच्छ दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, अलग अलग वर्णों का दिखेगा, कभी रक्त वर्ण दिखेगा, कभी रक्त वर्ण नहीं रहेगा, अलग अलग। फिर उसका आकार भी भिन्न भिन्न होंगे, लांगल, हल, लांगल हो गया, कारमुक हो गया, नौ हो गया इत्यादि, नौका इत्यादि कई प्रकार के आकार भी बिंबों के बनते हैं। खास करके जब चंद्र के श्रृंग, जब चंद्रमा को आप देखेंगे तो चंद्रमा, द्वितीया का चंद्रमा देखिए इस तरीके से चंद्रमा होता है, तो उसकी सींगें निकली होती। फिर ग्रहण के समय चंद्रमा की कैसी आकृति है, सूर्य की का कैसा स्वरूप है, उसके आधार पर फल की बात करते हैं। और इसके अलावा उनके अजगजादि जो वीथियाँ हैं, भ्रमण पथ में वीथियाँ होती हैं, मंगल इत्यादि ग्रहों के वक्रत्व हुआ, उनका अस्त होना है। इसी प्रकार से संपूर्ण बृहत्तर भारत का 9 खंडों में विभाग करके नक्षत्रों के आधार पर उसका स्थान निर्धारण, नक्षत्र के आधार पर, यानी अमुक नक्षत्र अमुक भाग का देश के इस प्रांत का स्वामी होगा, अमुक नक्षत्र देश के इस प्रांत का स्वामी होगा, है। इस प्रकार से नक्षत्रों का विभाग करके, जैसे भारत को उन्होंने कन्या राशि दिया है संहिता में, है कि कन्या राशि में होने वाले ग्रहों के जितने भी जो कोई भी ग्रह कन्या राशि में आएगा तो वो उस ग्रह के कन्या राशि में संचरण करने के आधार पर भारत पे शुभ चाहे अशुभ प्रभाव देगा। ठीक, ऐसे ही दिल्ली का ले लीजिए आप, तो दिल्ली को शतभिषा माना गया है, शतभिषा नक्षत्र के अंतर्गत माना गया है। तो शतभिषा नक्षत्र किसका है, शतभिषा नक्षत्र राहु का है, तो राहु का होने की वजह से एक वो कष्ट ही है। इसीलिए अगर स्वतंत्र भारत की राजधानी दिल्ली बनाने की बजाय अगर उज्जैनी बनाई जाती है तो इतनी समस्या नहीं होती। अब चूँकि राहु के नक्षत्र में ही राजधानी है, इसलिए राहु के अशुभ प्रभाव जो स्वभावतः निसर्गतः जो अशुभ प्रभाव है उसका ज़्यादा फल देखने को मिलता है भारत के भविष्य पर, भारत की दशा पर। और इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे इसमें विषय आते हैं। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, ये जो स्वतंत्र भारत की कुंडली की है, जैसा कि मैंने शुरू में चर्चा की, संकेत किया था आपको। आप देखिए, एक विशेष बात मुझे ये कहनी है, ज्योतिष को लेकर चर्चा भी खूब हो रही है और ज्योतिष मानी बहुत लोग हैं, मतलब कि सब समझते हैं कि मैं ज्योतिष जानता हूँ। और एक बहुत बड़ी दिक्कत ये जाती है ज्योतिषियों के साथ कि व्यक्ति ज्योतिषी के पास आता है और कहता है कि पंडित जी ऐसा है कि ये तारीख है, इस तारीख में आप विवाह मुहूर्त का निर्धारण कर दीजिए। लो भाई, जब आप तारीख पहले ही तय करके आए तो विवाह मुहूर्त पंडित क्या निर्धारण करेगा, तो खुद ही कर लो। ठीक यही स्थिति स्वतंत्र भारत के कुंडली के समय हुई। 24 घंटे का समय, 24 घंटे के ठीक पहले बताया गया पंडित हरदेव दत्त शास्त्री को और पंडित सूर्यनारायण व्यास को कि आप एक अच्छा मुहूर्त देख लीजिए, स्वतंत्र भारत की घोषणा उस समय होगी, भारत की स्वतंत्रता उस समय का काल माना जाएगा। अब जब आप इस कुंडली को थोड़ा सा देखें, अब इस कुंडली को देखिए, ये 15 अगस्त 1947 को रात्रि 12 बजे का उन दोनों ज्योतिषियों ने मुहूर्त निकाला, यानी वही लग्न। अब ये जो लग्न है वही भारत की स्वतंत्र भारत का लग्न हो गया। अब आप इसमें देखिए, राहु और केतु ही 2 ऐसे ग्रह हैं जो उच्च में हैं। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ कि यह समय उचित नहीं था,
इसके अलावा अन्य समय में करना चाहिए था, नहीं तो ये भारत में जितने उत्पात हो रहे हैं। कारण ये देखिए, यहाँ पे तृतीय भाव में 5 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, बुध है, शुक्र है, शनि है। अब सूर्य और चंद्रमा जब दोनों बैठ गए तो इसका क्या मतलब होता है? सभी ज्योतिष के सामान्य अध्येता भी जानता है कि सूर्य चंद्रमा एक साथ है, यानी कि अमावस्या, यानी चंद्रमा का बल तो वैसे ही चला गया, क्षीण हो गया चंद्रमा। तो चंद्रमा जो कि आपका प्रतिवेशी है, कौटुंबिक है, सहोदर है भारत का, उसके साथ सदैव विवाद। आप देख लीजिए। अब एक बार जरा हम इस कुंडली को पूरा देख लेते हैं। देखिए, वृष लग्न की यह भारत की कुंडली है और इसका यह नवांश है, नवांश मीन लग्न का है। अब इसमें आप देखेंगे तो राहु इसमें यहाँ पे लग्न में बैठा हुआ है और दूसरे घर में ये मिथुन की राशि में मंगल बैठा हुआ है। तृतीय भाव में जैसा कि मैंने बताया आपको कि 5 ग्रह हैं, सूर्य है, बुध है, शुक्र है, चंद्रमा है और शनि है। अच्छा, इतना ही नहीं, इसमें एक मुसीबत ये भी है कि शुक्र और शनि ये दोनों ही अस्तंगत होकर बैठे हुए हैं। अब आप देख लीजिए, खुद सोचिए कि जो लग्नेश है, भारत का जो लग्न है वो अस्त होकर बैठा हुआ है। तो अस्त होकर अगर लग्नेश बैठ जाएगा और राहु केतु लग्न में रहेंगे तो अस्थिरता के अलावा क्या होगा? अनावश्यक का अस्थिरता, उन्माद, गृह युद्ध। अब आप जब भारत की कुंडली, भारत का स्वतंत्र भारत का निर्माण हुआ, किस पर हुआ? स्वतंत्र भारत का निर्माण लाखों लाशों पर हुआ, यही तो हुआ और क्या हुआ? तो यह रक्तपात जो हुआ, इस रक्तपात को आप देख लीजिए। अब आप ये देखिए, ये मंगल को देखिए आप, मंगल सप्तम यानी कि मारक भाव, ये सब हम जानते हैं कि वो मारक भाव होता है, सप्तम भाव। तो मारक 8 यहाँ लिखा हुआ है ना, तो इस मारक का जो स्वामी है मंगल है, जो झगड़ा, झंझट, रक्तपात इत्यादि का कारक है, वो आप देख लीजिए कहाँ गया हुआ है। वो आके स्वयं मारक भाव में, दूसरे मारक भाव में बैठ गया है, यहाँ बैठ गया। इसलिए भूमि को लेकर हमेशा भारत से प्रत्येक प्रतिवेशी का विवाद रहा और आगे भी रहेगा। इसका कारण सिर्फ यही है, भूमि विवाद जो हो रहा है। दूसरा देख लीजिए, भूमि को, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मंगल अग्नि तत्व है, मंगल भूमि का तत्व है, इसलिए बात कर रहा हूँ। अब आप इस कुंडली में भूमि को देख लीजिए, जो खनन इत्यादि जो चतुर्थ भाव है, इस भाव का स्वामी स्वयं सूर्य अपने से 12वें में चला गया है, यहाँ पे 5 ग्रहों के साथ बैठा हुआ है। इसीलिए हमेशा ही, अच्छा किसके साथ गया हुआ है? अब आप देखिए, वो मार्केश के साथ अब आप देखिए भाई, मार्गेश, ये भाई मारक भाव हुआ ना, तो मारक भाव का स्वामी हुआ बुध और इसके साथ यह सूर्य बैठ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये समस्या हमेशा बनी रही भारत की, कि भूमि को लेकर अनावश्यक के विवाद हुए, संघर्ष होता रहा। एक बार जरा और पूरा भी देख लेते हैं, फिर आगे भी इस पर बात करेंगे। अब देखिए आप, ये है 6ठे घर में गुरु है। अब गुरु भी देख लीजिए, शत्रु के घर में बैठा हुआ है। अच्छा, और भी देखिए कि शत्रु के घर में तो गया, शत्रु भाव जिसे कहते हैं आप, और ये गया है शुक्र जी के घर में है। तो शुक्र जी जो दैत्यों के गुरु हैं और ये स्वयं देवों के गुरु, तो देव गुरु दैत्य गुरु के घर में जाएगा तो प्रसन्न तो नहीं रहेगा। अपने शत्रु के गुरु के घर में चला गया तो प्रसन्न नहीं रहेगा, तो वैसे ही अप्रसन्न है। फिर उसके बाद क्या है? अब देखिए आप, 8वें और 11वें घर का स्वामी अलग से हो गया। तो 8वें और 11वें घर का स्वामी होकर, यानी दोनों अशुभ स्थानों का स्वामी होकर गुरु शत्रु के घर में बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शत्रु हमेशा पीड़ित करते रहेंगे, हमेशा शत्रु बने रहेंगे। प्रतिवेशी जो पड़ोसी राज्य हैं वो हमेशा शत्रु बने रहेंगे और आपका बड़ा शत्रु भी होगा। इसलिए आज तक भारत के जितने भी शत्रु हुए हैं, जो पड़ोसी हुए हैं, उनके अलावा आप देख लीजिए, शुरू से आप देखिए, पहले अमेरिका शत्रु हुआ करता था, फिर अब चीन से तो 62 से ही लड़ाई चल रही है, चीन भी हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। तो यह इसके कारण है। अच्छा, और भी देख लीजिए आप,
इसी अष्टमेश और एकादशेश, एकादश भाव भी खराब माना जाता है, इसका जो स्वामी गुरु शत्रु भाव में आके बैठ गया है, तो ये शत्रु से बार बार संघर्ष, और आप भले युद्ध जीत जाएं लेकिन बार बार आप जमीन खो रहे हैं। जमीन खोने का कारण क्या है? यही शत्रु भाव के स्वामी का बलि नहीं होना। क्यों? क्योंकि ये जो शत्रु भाव का स्वामी कौन है? यही लग्नेश शुक्र, और ये शुक्र अस्त होकर बैठा हुआ है। तो आप युद्ध में पराक्रम कर जाएं, उस पराक्रम से विजय मान लें अपनी, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है भारत की? भारत की वस्तु स्थिति यह है कि भारत ने हर युद्ध में सिर्फ जमीन खोई है। उसका कारण यही है कि हमारा जो शत्रु भाव है वह शत्रु भाव में अष्टमेश एकादशेश जाके बैठ गया है। इसलिए सीमा विवाद, भूमि विवाद में हमेशा हमें भी भूमि खोना ही पड़ा है, हम कभी भी ले नहीं पाए। अब अच्छा और भी देख लीजिए इसी बात को, जो मैं आगे अगर कहूँ तो इसी गुरु को देखिए आप, तो 7, 8, 9 देखिए मारक भाव पर दृष्टि डाल रहा है अष्टमेश तो अष्टमेश मारक भाव पे किस पे? मंगल पे, मारकेश पर दृष्टि डाल रहा है। इसीलिए रक्तपात, जितना उत्पात हुआ भारत में, उतना स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान को तो आप देश ही मत मानिए, वो तो फेल्ड स्टेट है, लेकिन जहाँ लोकतंत्र है उन देशों में विश्व के जितने 200 से अधिक देश हैं उनमें भारत ही एक ऐसा देश है, खास करके एशिया का चाहे यूरेशिया का, जो सबसे ज़्यादा अस्थिर रहा है, आतंकवाद की मार झेला है। आतंकवाद की मार झेलने के पीछे कारण क्या है? ये देखिए ना आप, राहु केतु। क्या है ये? राहु केतु रहेंगे तो आतंकवाद ही तो होगा, और क्या होगा? अनावश्यक का युद्ध, बम विस्फोट है, और कत्लो गारत, यही होना है, वही होता है। मैं अब उसमें आप ग्रह दशा भी मैं आपको बताऊंगा तो आप चकित रहेंगे। अब आप थोड़ा इसको और देख लिया जाए। ये आपका हो गया लग्नेश शुक्र, तो शुक्र जो है वो कंप्यूटर, संपन्नता, कला, आर्थिक विकास, इसका द्योतक है। तो इसमें भारत निर्भर है, उसमें स्किल भी है। स्किल की जो बात करते हैं वो स्किल, अच्छा एक बात और है, देखिए स्किल शुक्र और शनि गवर्न करते हैं। आपका शनि जो है भारत का वो योग कारक है। तो शनि योग कारक होने, हालांकि अस्त है लेकिन फिर भी वो योग कारक है, इसलिए शनि की दशा अंतर्दशा में भारत की प्रौद्योगिकी ने एक लंबी छलांग लगाई है। इंदिरा गांधी का समय आप याद कीजिए, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का समय, उस समय एक लंबी छलांग लगी है, अब भी है, अब और तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन शुरुआत तो कहीं से होती है ना, वो शुरुआत इसने दी। ठीक, अच्छा फिर आगे आप देख लीजिए सूर्य चतुर्थ। अब मैंने आपसे जैसे कि पहले भी कहा था कि सूर्य चतुर्थेश है, और सूर्य का स्वभाव क्या है? सूर्य राजा है ग्रहों का, तो राजत्व पर का अधिकार है उसका। तो सूर्य चतुर्थेश है, तो इसलिए हम सूर्य चूंकि यहाँ पीड़ित है, इसलिए क्या है? इसलिए अस्थिरता खूब रही इसमें। अच्छा फिर मार्केश बुध को देख लीजिए। बुध जो है ये पत्रकारिता, वाणिज्य, विद्या, बुद्धि, तो इसलिए अच्छा मैंने एक बात और आपसे कही थी कि भारत की कन्या राशि है, इसलिए भारत के लोग बुद्धि में, कौशल में, तर्क शक्ति में, इसमें निपुण होते हैं। और आप इसको भी देख लीजिए, इस कुंडली में भी आप देखेंगे तो ये पंचम भाव, प्रतिभा का भाव, जो कौशल का भाव है, वो बुध के हाथ में है। तो इसलिए एक स्वाभाविक रूप से भारत के लोगों का बौद्धिक स्तर, तार्किक शक्ति, पृच्छा बुद्धि, प्रश्न, उनके तर्क, ये सब बड़े ही श्रेष्ठ होते हैं। ठीक, ये सारी की सारी बातें हैं। सूर्य और शनि ये एक साथ हैं, तो सूर्य और शनि होने से क्या होता है? ये झगड़ा, रुकावट, दुर्घटनाएं, ये सारी की सारी चीज़ें, भूकंप। अब वो जो झगड़ा होगा वो राजनीतिक व धार्मिक दोनों ही तरीके का होगा। अब मार्केश और मारक भाव दोनों में मंगल और केतु की स्थिति है। मारक भाव देख लीजिए आप, ये हो गया मारक भाव दोनों, और मार्केश मंगल है और केतु, ये इन दोनों की, तो मंगल और केतु जब भी रहेंगे तो सिर्फ रक्तपात, झगड़ा, झंझट, इन्हीं विशेष करके जमीन से हैं, और कट्टरता, उन्माद को लेकर, क्योंकि केतु जो है, केतु किसका? मंगल क्षत्रिय राजा का कारक है, तो केतु जो है वो यवनों का कारक है ना। तो इसलिए यह इस प्रकार की पाश्चात्य देशों का कारक है, इसलिए इस प्रकार के झगड़ा झंझट होते रहते हैं। अब आप देखिए, अच्छा एक बात और, हम लोग द्वितीय भाव से कुटुंब का विचार करते हैं कि नहीं करते हैं? तो अब अच्छा एक और हम उसका भी विचार करते हैं, किसका? संपत्ति का। हमारे पास धन कितना है, तनु धन, धन भाव है ना। तो अब भारत को दाय में क्या मिला?
भारत की संपत्ति क्या रही जब भारत स्वतंत्र हुआ? भारत एक विपन्न देश बन के रह गया था। हैं, पहले मुगलों और पहले के आतताइयों ने लूटा, फिर अंग्रेज आए खूब लूट के चले गए भारत को। तो भारत को सिर्फ विपन्नता मिली। अब वो देख लीजिए आप, इसका जो यहाँ पे मार्केश बैठा हुआ है, इसलिए भारत विपन्न रहा है। सदैव षड्यंत्र, अब चूंकि राहु केतु हैं इसलिए षड्यंत्र हमेशा भारत के साथ होता रहा है। अब अन्य आप देखिए कि कुछ बातें तो हमने कर दी हैं। अब भारत की बुध, शनि और शुक्र ये भारत के प्रमुख ग्रह हैं कुंडली में। तो इसीलिए मैंने शुरू में उस समय भी कहा था कि उज्जैनी जो कि आपका मृगशिरा नक्षत्र में आता है और इसके कारण वो वृष और मिथुन, अब देखिए मृगशिरा नक्षत्र जो है वो वृष राशि में भी गया है और मिथुन में भी गया है, इसलिए उज्जैनी को वृष भी गवर्न करता है और मिथुन भी गवर्न करता है। तो अगर इसमें भी, अगर ये स्वतंत्रता जब मिली उस समय भी अगर उज्जैनी को राजधानी बना देते तो एक कंपैटिबिलिटी बन जाती है। तो दिल्ली को बनाने से, जो मैंने जैसे मैंने आपको पहले कहा, जो डिस्टर्बेंस हो रहा है हुआ वो नहीं होता। अब आइए कुछ हम उस पर विचार कर लेते हैं, जो भारत की प्रमुख घटनाएं हैं उनको जरा आप देख लीजिए। तब देखिए जब भारत स्वतंत्र हुआ है तो उसमें शनि की महादशा में स्वतंत्र हुआ। तो शनि की महादशा में स्वतंत्र हुआ तो शनि की महादशा कितनी थी? 18 वर्ष 23 महीना 23 दिन इतना बची हुई थी शनि की महादशा। अब इसमें हो क्या रहा है आप देखिए, शनि में जब बुध आया तो भारत पाकिस्तान युद्ध, अनेक प्रांतों, शुरू में ही आखिरकार कई स्टेट से लड़ना पड़ा भारत की, भारत राष्ट्र को, कि वो भारत की का आधिपत्य स्वीकार करें। उदाहरण के तौर पर हैदराबाद में सेना भेजनी पड़ी, तब जाके वो भारत की अधीनता उसने स्वीकारी। तो अनेक प्रांतों में से उसके मध्य लड़ाई हुई। भारत चीन युद्ध 20 अक्टूबर 1962 को शनि में राहु में हुआ। अब आप देख लीजिए, मैंने आपसे क्या बोला कि यह जो शनि, अब ये राहु को देख लीजिए, मैंने कहा ना आपसे कि राहु सिर्फ विवाद करता है। तो विवाद शनि में, जब भी आप भारत की, मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको देख लीजिएगा, जब भी राहु और केतु इनकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आई है या आएगी, तब भारत में किसी न किसी प्रकार का उत्पात, चाहे राजनैतिक, चाहे धार्मिक, चाहे सामाजिक डिस्टर्बेंस होगा। इसको आप उदाहरण आप देख लीजिए, पूरे उदाहरण हैं आपके पास। ये इमरजेंसी लगी है आपकी जनवरी 75 से मार्च 77 के बीच में। उस समय किसकी महादशा चल रही थी? तो बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा थी। बुध जो है अगस्त 65 से अगस्त 82 तक रहा है बुध की महादशा में भारत। अब इस बुध की, बुध मैंने आपको पहले ही बोला कि बुध जो है वो मार्केश है, मार्केशत्व लेकर वो इन सब शुक्र यानी कि भारत के लग्न के साथ भी बैठा हुआ है और भूमि के स्वामी के साथ भी बैठा हुआ है, चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, इन सब के साथ बैठा हुआ है। तो उससे क्या हो रहा है? शत्रु के साथ बैठा हुआ है, इससे अस्थिरता हुई, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, भारत चीन युद्ध हुआ और लाल बहादुर शास्त्री जी की निर्मम हत्या हुई, षड्यंत्र पूर्वक हत्या हुई। अब इसके आगे आप देख लीजिए, केतु अगस्त 82 से सितंबर 89 तक केतु भारत की कुंडली में रहा। इसमें भी केतु, मैंने बोला ना आपसे कि विवाद कराता है अनावश्यक। अब आप देखिए, जो खालिस्तान और पंजाब में जो आतंकवाद था और खालिस्तान इत्यादि का जो विवाद चला 1983 में, वो हुआ। न्यूक्लियर पावर स्टेशन फेल हुआ कालपक्कम का जुलाई 83 में, इनसेट IB फेल हुआ सितंबर 84 में, और मुंबई, ये तो हो गया आपका। अब इसके बाद शुक्र की महादशा देख लीजिए, सिर्फ लग्न खराब होने की वजह से गलत समय में स्वतंत्रता का काल निर्धारण करने, पहले कर लेना चाहिए या बाद में करना चाहिए था, मेरा ये कहना है। ये जो 5 ग्रह एक साथ जो बैठ गए ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। इसलिए अब आप कहेंगे कि तो फिर ज्योतिषियों ने राहु केतु वाला लग्न ही क्यों लिया? क्योंकि अन्य में किस में लेते वो? कम से कम राहु केतु उच्च के तो मिल रहे थे आपको, इसलिए उन्होंने ले लिया उसको, नहीं तो अन्य में किसी को लेते तो और ज़्यादा दुर्गति होती। अब आप देखिए, जब शुक्र की महादशा लगती है सितंबर 89 से सितंबर 2009 तक। अब इसको देखिए आप, अब इसमें आप देखेंगे तो मुंबई दंगे, शुक्र की महादशा में, शुक्र की अंतर्दशा में जब केतु की प्रत्यंतर दशा आरंभ हुई, तब आप देखिए मुंबई में दंगे हुए। मैंने आपसे क्या बोला? मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिए। राहु केतु
ये जब जब दशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा में आएंगे तो वो सिर्फ अस्थिरता देंगे भारत में, वही हुआ है। और आप देख लीजिए, अब देखिए ये कारगिल युद्ध हुआ है मई जुलाई 1999 में, मई से जुलाई तक के बीच में। वो किसके में हुआ? शुक्र की महादशा में, राहु की अंतर्दशा में, सूर्य की प्रत्यंतर दशा से आरंभ हुआ और चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा तक चला। सूर्य चंद्रमा, मैंने क्या आपसे बोला, आपसे देख लीजिए, ये प्रतिवेशी है, आपका पड़ोसी है, भाई जिसे कह सकते हैं, भाई ही न है हमारा, अलग हो गया तो क्या हुआ, है तो वही एक ही है। तो अब इस यहाँ पे लड़ाई हो रही है, कारगिल युद्ध हुआ, पाकिस्तानी षड्यंत्र है। फिर सितंबर अक्टूबर 98 में पाकिस्तानी षड्यंत्र हुआ, वो जब शुक्र में राहु में केतु आया, ठीक, ये 11 अगस्त 98 से 14 अक्टूबर 98 तक की मैं बात कर रहा हूँ। फिर अब आप ताज मुंबई अटैक पे आइए, वो 26 नवंबर 2008 में हुआ, शुक्र की महादशा में, केतु की अंतर्दशा में, चंद्रमा की प्रत्यंतरदशा। केतु देखिए फिर महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से शुक्र की महादशा में, केतु की अंतर्दशा में जो सूर्य और चंद्रमा की प्रत्यंतर दशाएं आ रही हैं, इनमें भी कई प्रकार के विवाद, ये जो मुंबई बम अटैक की मैं बात कर रहा हूँ, ताज होटल में जो हुआ वो इसी में हुआ। तो ये तो हो गया। अब आप ये दिल्ली, अब ये अभी जो रिसेंट जो दिल्ली दंगे हुए हैं इनको देख लीजिए आप। जो दिल्ली दंगे 23 फरवरी 2020 में हुए हैं, वो चंद्रमा में शनि की महादशा है, चंद्रमा की महादशा है, शनि की अंतर्दशा है, शनि की प्रत्यंतर दशा है और राहु की सूक्ष्म दशा है, उसमें हो रहे हैं ये दंगे। 17 फरवरी 2020 से 1 मार्च 2020 तक ये स्थिति रही है और इसमें ये दंगे हुए भारत में। अब गलवान युद्ध को ले लीजिए, जो गलवान वाला जो युद्ध हुआ, ये हुआ है 15 जून 2020 को। इसको देख लीजिए, इसमें भी चंद्रमा की महादशा में, शनि की अंतर्दशा में, केतु की प्रत्यंतर दशा 2 जून 2020 से 5 जुलाई 2020 तक चली है। इसमें ये गलवान युद्ध हुआ। तो मैंने आपसे क्या कहा कि भूमि को लेकर भारत में युद्ध सदैव होता रहा है। एक थोड़ा सा बात 7.5 की ओर करके और ग्रहण की करके फिर मैं इसको समाप्त करता हूँ, क्योंकि यह विषय ऐसा है कि जितना कहा जाए उतना कम है। 7.5 के विषय में आप जानते होंगे कि भाई जब जैसे चंद्रमा, उदाहरण इसी को ले लेते हैं, भारत की कुंडली ले लीजिए। भारत चंद्रमा जहाँ होता है, जिस राशि में होता है, वो हमारी राशि हो जाती है। तो भारत की राशि क्या है? 4 यानी कर्क। तो इसका मतलब हुआ कर्क से एक राशि पीछे और एक वो राशि और उसके एक राशि आगे। इन 3 में जब शनि संचरण करेगा, गोचर करेगा, तो 7.5 कहलाता है। 7.5 वर्ष, 2.5, 5 और 2.5, 7.5। अब ये आप ध्यान रखिएगा कि जब जब शनि ने मिथुन, कर्क और सिंह में, खास करके इन दोनों में, मिथुन में क्योंकि वो द्वादशेश है, द्वादश व्यय हो गया इससे, इस स्थान से, तो राशि से, तो 12वें यानी कि मिथुन में और कर्क में जब जब शनि ने संचरण किया है, भारत में राजनीतिक सत्ता में उथल पुथल हुई और दुनिया भर के विवाद, गृह युद्ध इत्यादि, दंगे इत्यादि की स्थिति बनी है। आप ये देखिए, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, आप ये देखिए कि 2006 में जब ये कर्क में संचरण किया किसने? शनि ने, तो अब उस संसद सत्र स्थगित हुआ। यूपीए सरकार जो है वो 27% एक्स्ट्रा वो आरक्षण उच्च शिक्षा संस्थानों में ले आई थी। तो उससे वो जो अध्यादेश ले आई तो उसमें हलचल हुआ, जो डॉक्टर्स ने हड़ताल किया और दुनिया भर का सब खूब सारा विवाद हुआ। फिर चूँकि अब ये देख लीजिए, शनि की 7.5 मिथुन में, अच्छा एक और देखिए, ये इमरजेंसी की बात ले लीजिए। इमरजेंसी में भी क्या है? शनि की 7.5 चल रही थी भारत पे, तब इमरजेंसी लगी है। कब? मिथुन में। उस समय मिथुन में यहाँ पर बैठा हुआ था, यहाँ पर शनि संचरण कर रहा था। तो भारत की कुंडली में अब सूर्य जो कि मन का कारक है इस कुंडली के हिसाब से, इसलिए हमेशा भावनाएं उद्वेलित होती हैं, अनियंत्रित होती हैं जब शनि इसमें, चाहे मिथुन में चाहे कर्क में संचरण करेगा भारत के लिए। तो सूर्य चूँकि राजनीति का कारक है, इसलिए शनि चूँकि अशांति करता है, तो इसके कारण, अच्छा ये उस समय की मैं बात कर रहा हूँ 2006 में, जब नर्मदा बचाओ आंदोलन एक तरफ सरकार हैंडल कर रही थी, दूसरी तरफ मेडिकल स्टूडेंट्स का धरना प्रदर्शन। फिर चूँकि तो ये क्यों हुआ? क्योंकि कर्क में चला गया शनि, तो कर्क में जाने से राजनीतिक दूषण हुआ। फिर जाके ये 18 जून 2006 में भी जब मंगल और शनि दोनों एक साथ युति करते हैं, किस में? कर्क में। और 3 सितंबर 2006 जब मंगल केतु कन्या में युति करते हैं, उस समय भी भारत की स्थिति ठीक नहीं थी।
चूंकि शुक्र दशानाथ था, इसलिए शुक्र ने न्यायालय के हस्तक्षेप से ये चीज़ें फिर जाकर शांत हुई। इसी तरीके से ग्रहण की भी आप बात करें तो 84 का जो ग्रहण लगा है, 30 मई 1984 को बुधवार को ग्रहण लगा और उसके ठीक 5 महीने बाद स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई है। और उसको आप आश्चर्य करेंगे ये घटनाएं किस तरीके से इंटरेस्टिंग मोड़ लेती हैं कि भारत का जो लग्नेश शुक्र है और आप धनु लग्न में जो कि भारत से 8वां पड़ता है, इसमें ग्रहण हुआ, भारत से 8वां पड़ा ना, इसमें ग्रहण हुआ था। और उसके कारण क्या है कि अब दशांतर दशा आप देखिए, केतु में सूर्य चल रहा है 8 अप्रैल 84 से 14 अगस्त 84 तक। तभी से जब से केतु राहु केतु षड्यंत्र भी हैं, तो तभी से षड्यंत्र आरंभ हो गया है। चंद्रमा 14 मार्च 85 तक चला और फिर 5 जून 84 को ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, 5 जुलाई 84 में इंडियन एयरवेज बस का और फिर अगस्त 84 में एयरलाइंस का अपहरण होता है, इंडियन एयरलाइंस का, और 31 अक्टूबर 84 को अंततः इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है। दिल्ली में सिख दंगे होते हैं। ये सिर्फ 30 मई 1984 को धनु में ग्रहण लगने के कारण ये स्थिति बन रही है। जब उस समय की क्या स्थिति है कि शुक्र और सूर्य राहु चंद्रमा सब एक साथ है, तो दूसरी तरफ केतु है। तो ये कुल मिलाकर, अब इसके श्लोकों को मैं बोलूँगा तो फिर वो अनावश्यक का विस्तार होगा हैं। देखिए मैं तब भी एक वो जो उस समय जब ग्रहण लगा था तो सूर्य अस्त था। अब आप देखिए उसका बृहद संहिता क्या कहती है कि ग्रस्तावदितास्तमितौ शारद धान्य अवनीश्वर क्षयदौ सर्वग्रस्तौ दुर्भिक्ष मकरादौ पाप संदृष्टौ, कि जब ग्रस्त हो जाएंगे कौन, उदय चाहे अस्त, ग्रहण के समय उदयकालीन चाहे अस्तकालीन छाद्य बिंब रहेगा उस समय, यानी कि जब अस्त हो रहा हो चाहे उदित हो रहा हो, उस समय जब ग्रहण हो जाए सूर्य का चाहे चंद्रमा का, तब क्या होगा, अवनीश्वर का क्षय होता है। यानी अवनीश्वर यानी राजा का क्षय होता है, और वही हमारे राजा का क्षय हुआ। इसी प्रकार से एक महीने में 2 ग्रहण जब हुए थे, वो जुलाई 2001 में जब भुज में भूकंप आया था, तो ये स्थिति बनती है। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है, संक्षेप में मैं आपसे कहूँ, अच्छा अब इसमें 2 बातें और कह दूं, नहीं तो आप कहेंगे। एक तो ये है कि जब भी हम किसी देश का हम फलादेश करें तो वो ये कुंडली, तो जैसे भारत के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो ये कुंडली तो आपको रखनी ही रखनी है। इसके अलावा सूर्य की संक्रांति जिस दिन हो रही है उस दिन की कुंडली भी देखिए, वर्ष कुंडली भी देखिए। इन सब का जब आप विचार करेंगे, और फिर संघात चक्र, जिसका समय नहीं है इसलिए हम संघात चक्र की बात नहीं की मैंने, अगर इन सबको आप जब मिलाकर भविष्यवाणी करेंगे, देखेंगे, तो आपके सामने चीज़ें स्पष्ट दिख जाएंगी। यहाँ तक कि जो कोरोना जो फैला वो भी आप देख लीजिए। ये नवंबर में सूर्य ग्रहण की स्थिति बनी, 5 ग्रह एक साथ आए हैं, और उसके 5 या 6 ग्रह एक साथ आ गए थे। तो 5 और 6 ग्रह एक साथ जब आ जाएंगे, सूर्य ग्रहण की स्थिति बनेगी उस समय, तो उसका प्रभाव लंबे समय तक पूरे विश्व में होता है। रक्तपात होता है, लोगों की जन धन की हानि होती है, और वही स्थिति बनी। वो भारत भी उससे, अगर किसी कभी फिर कोरोना विषय पर चर्चा होगी, कोरोना के ऊपर भी, तो हम भारत की कुंडली को सामने रख कर चर्चा करेंगे कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, चाहे पड़ रहा है चाहे पड़ेगा। तो ज्योतिष मित्रों इतना सरल नहीं है। बृहत बराह मिहिर जी ने इसको महारणव कहा है, महासमुद्र है, और इसमें जब डूबिएगा, जितना डूबिएगा उतना पाइएगा। तो संहिता अपने आप में बड़ा व्यापक है। संहिता के फल के लिए कुंडली, शकुन, प्राकृतिक ग्रहों की स्थितियाँ, लक्षण, प्राकृतिक कुसुम, इंद्रध्वज और जितने भी ये प्राकृतिक लक्षण हैं, उन सब का जब विवेचन करेंगे तब जाके हम ज्योतिष के अनुसार सटीक फलादेश करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन आपसे यही है कि जो मेरा उद्देश्य खाली यहाँ पर यह था कि हम ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करें। जब हम ज्योतिष शास्त्र, उसको आप आउटराइटली रिजेक्ट कर दीजिए, एकदम कोई बात नहीं है, लेकिन उसके पहले उसको पढ़िए। किसी भी चीज़ को जानेंगे नहीं तो हम उसको रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं। यही
पाश्चात्य वैज्ञानिकों के साथ हुआ। जो मनोवैज्ञानिक गॉकलिन था वो ज्योतिष का खंडन करने के लिए उसने संकल्प कर लिया, और बाद में उसकी एक थ्योरी आई मार्स इफेक्ट है। उसने कहा नहीं, मार्स जब आता है संचरण करता है तो अलग अलग प्रभाव होते हैं। गॉकलिन की थ्योरी है ये। तो इस प्रकार से हम अध्ययन करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आगे का भारत का भविष्य अच्छा हो, किसी दिन हम उस पर भी विशेष चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।